अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुर्रहमान और चकवाल पेट फार्म में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं चकवाल गोट फार्म से माजिद शबीर साहब और इनके फार्म में आज हम डिस्कशन करने आए हैं गोट फार्मिंग के हवाले से। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाऊंगा जो कि गोट फार्मिंग का तजर्बा रखते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे थोड़ी से सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग जो कि गोट फार्मिंग का तो छोड़ के बिल्कुल बिज़नेस का भी तजर्बा नहीं रखते और उनके पास इन्वेस्टमेंट की भी कमी है, यानी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो इस कम इन्वेस्टमेंट के साथ और कम तजर्बे के साथ क्या लोगों को गोट फार्मिंग की तरफ आना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप चाहे कोई भी काम करें, छोटे पैमाने से कोई भी किसी पोजीशन में किसी जगह पे भी कर सकता है। आज के दौर में स्पेशली जहाँ हम लाख के 1.5 लाख के मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हैं, तो छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया जा सकता है। अगर गोट फार्मिंग की, बकरियों की बात की जाए तो ये एक ऐसा बिज़नेस है या ऐसा कारोबार है जिसके दरवाज़े अमीर गरीब सब के लिए खुले हों। आप एक बकरी से भी शुरू करके हज़ारों की तादाद में आपका फार्म पहुँच सकता है। आप एक बकरी समझते नहीं ख़रीद सकते, तो आप एक बकरी का बच्चा ही ख़रीद लें। इस काम में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि ये दिनों में, महीनों में फलता फूलता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि ये काम सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बकरियां पालें, इसमें बरकत है। और अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम अंबिया ने बकरियां पाली। बस आपको ये देखना है कि किस तरह से सीखना है, किस तरह से इनिशिएट करना है, इसे शुरू करना है। बाकी अल्लाह पाक के हुक्म से बड़ा बाबरकत और फ़ायदे वाला काम है। ठीक है, तो ये बताना चाहेंगे कि इसमें कम से कम जो इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार है गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए? अच्छा देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया, चाहे आप एक बकरी से करें, आप एक बकरी के बच्चे से करें, शुरुआत तो आप करें। अगर कमर्शियल लेवल की बात की जाए तो आपके पास कम से कम 50 बकरी होनी चाहिए जो मतलब बच्चे देने की सलाहियत रखती हो। अडल्ट बड़ी बकरियां हों, क्रॉस हों, आपके पास आके बच्चे दें। अब आप कहते हैं 50 बकरी के पैसे आपके पास नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, या तो आप टाइम इन्वेस्ट करें या आप पैसा इन्वेस्ट करें। जब आप बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दिनों महीनों बाद आपकी आमदन शुरू हो जाती है। दूसरी सूरत में आप कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तो एक बकरी या बकरी का बच्चा ही खरीद सकता हूँ, तो इस सूरत में आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मतलब 3, 4 साल, 5 साल आप सब्र करेंगे, आपकी बकरियां टाइम के साथ साथ बच्चे देंगी, बढ़ती जाएंगी, तो आप भी वो लेवल, वो स्टैंडर्ड अचीव कर लेंगे एक कमर्शियल फार्म का। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आजकल ना रैबिट फार्मिंग का बड़ा ट्रेंड चला हुआ था, तकरीबन 2019 से लेके अभी तक रैबिट फार्मिंग का ही ट्रेंड है और लोग समझते हैं कि बकरियों में नुकसान है, रैबिट फार्मिंग में मुनाफा है। वजह उसकी ये है भाई, रैबिट जो है ये साल में कई दफ़ा बच्चे देता है और बकरियां जो हैं वो मेरे ख्याल में गालिबन साल में 1 या 2 दफ़ा बच्चे देती हैं। तो लोगों का सवाल ये था कि बकरियां मुनाफा बख्श कैसे हो सकती हैं जबकि इनकी प्रोडक्शन कम है और ग्रोथ भी स्लो है? अच्छा, मैं किसी काम को भी किसी दूसरे काम से कंपेयर नहीं करूँगा। आप किसी रैबिट फार्मर से पूछें, गोट फार्मर से, डेयरी फार्मर से या पोल्ट्री फार्मर से, वेजिटेबल फार्मर से, कोई जिस बिज़नेस में है वो कहेगा कि यही काम सबसे बेहतर है। वो क्यों बेहतर है? क्योंकि उस बंदे का उस काम के अंदर एक्सपीरियंस है, वो उसकी मार्केट को समझता है, सेल परचेज को समझता है, उतार चढ़ाव को, फ़ायदे नुकसान को, टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो उसके लिए वही काम अच्छा है। हर काम ही बेहतर है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप टाइम देते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। मैं कहता हूँ आप आज मट्टी बेचना शुरू कर दें, 5 साल 6 साल नहीं बिकेगी, एक टाइम आएगा आपकी मट्टी भी बिक्री होगी, शायद आप सोना बेचने वालों से ज़्यादा पैसे मट्टी बेच के कमा रहे हैं। कि आप करते किस तरह से हैं, आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, ये करता है। बाकी रैबिट फार्मिंग भी बहुत अच्छी है, अगर प्रॉफिटेबल है, हर किसी को करनी चाहिए। बजाते खुद अगर मैं देखूँ तो मुझे इसकी मार्केट पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आती। बहुत सारे मतलब इसके ऊपर इशू है, कोई कहता है मकरूह है, कोई कहता है हराम है, कोई कहता है हलाल है, कोई कहता है टेस्टी, बहुत सारी चीज़ें। मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। बहरहाल मैं कहूँगा हर काम ही बेहतर है। आप गोट फार्मिंग ही ना करें, रैबिट फार्मिंग, जो काम आपको अच्छा लगता है, मैं कहूँगा आप रेडी लगाएं, ठिया लगाएं, अपना काम करें। नौकरी से कारोबार बेहतर है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो नस्ल आपके पास मौजूद है, ये तो मैंने अपने तौर पे कहा है कि बकरियां साल में 1 या 2 दफ़े बच्चे देती हैं। जो अच्छी नस्ल की बकरी है जो आपके पास मौजूद है इस वक्त, इसका एक तो मुझे नाम बताएं और दूसरा ये बताएं कि ये साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती है? अच्छा, कितनी दफ़ा बच्चे देने, आपने रैबिट के हवाले से भी इस चीज़ को मुंसलिक किया ना, तो देखें हर काम में बरकत की बात मैं करता हूँ। अगर बकरी है, बकरी 15 महीने के अंदर 2 दफ़ा बच्चे देती है। एक दफ़ा एक बच्चा भी दे सकती है, 2 भी, 3 भी। हम एवरेज लेते हैं कि 15 महीने में वो 2 दफ़ा डिलीवर करके 3 बच्चे देगी। मतलब एक दफ़ा एक दफ़ा 2, ये मिनिमम है। शायद वो पहली दफ़ा में 3 दे दे।
15 महीने के अंदर आपको एक बकरी 3 बच्चे देगी। अब मुझे आप बताएं, रैबिट फार्मिंग तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रही, उसकी ग्रोथ या खाने की हम उस चीज़ पे जाते ही नहीं। अब इसकी मिसाल बरकत से दी जाती है। कुत्ता है, कितने बच्चे देता है? कुतिया साल में कितने बच्चे देती है? एक दफ़ा में 9-10 बच्चे देती है, साल में 2-3 दफ़ा, मतलब 15-20 बच्चे एक कुतिया साल में दे देती होगी। कोई खाता है? नहीं खाता। बिल्कुल। कभी आपने बकरियां कितनी कटती हैं डेली? लाखों के हिसाब से। बिल्कुल। बच्चे भी कम देती हैं, लोग खाते हैं, मुल्क के अंदर भी खा रहे हैं, मुल्क से बाहर भी बकरी आपकी जा रही है। बकरियों के रेवड़ आपको नज़र आते हैं? आते हैं, सौों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। किसी मंडी चले जाएं, किसी के फार्म पे चले जाएं, किसी रेवड़ रखा हुआ है, हम उसे अपनी ज़बान में आजड़ी कहते हैं, चरवाहा आप कह सकते हैं, पाले कह सकते हैं। हज़ारों की तादाद में बकरियां हैं। बिल्कुल है। आपने कुत्तों का झुंड देखा? 500 कुत्ता इकट्ठा आ रहा हो, 100 कुत्ता इकट्ठा आ रहा हो, कोई खाता है कुत्ते को? क्यों? बरकत है, इस काम के अंदर बरकत है। ठीक हो गया। तो ये जो बकरियों वाला काम है, इसमें बीमारियों का रिस्क का ख़तरा किस कदर, कितना मतलब ज़्यादा है? अच्छा, रिस्क हर कारोबार में, दुनिया के अंदर कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें फ़ायदा नुकसान ना हो। हर काम के अंदर फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसी तरह बकरियों के अंदर भी नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। बीमारी की रिस्क की आप बात करेंगे, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते, वैक्सीनेशन आप नहीं करवाते, प्रॉपर खुराक नहीं देते, प्रॉपर उनको हाउसिंग नहीं देते, सर्दी गर्मी से बचने के लिए अच्छा शेड मुहैया नहीं करते, तो इनके अंदर भी रिस्क है। बीमारी भी आएगी, कमज़ोर भी होंगी, मरेंगी भी। अब एक इंसान है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, सर्दी गर्मी उसने खुले आसमान के नीचे रहना है, उसके पास जैकेट नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, ठंडे कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छी खुराक नहीं है, बीमार होता है, दवाई के पैसे नहीं है, तो उसको बीमारी तो आएगी। बिल्कुल है। इसी तरह से ये भी जानदार है, अगर इसकी केयर करेंगे तो आप कामयाब है। जितनी आप अपने बच्चे की केयर करते हैं उतनी आप बकरी की कर लें, तो मैं कहूँ बकरी आपको सोने की भाव बिकेगी। ठीक हो गया। अब जैसे कि हम बात करते हैं बिज़नेस स्केलेबिलिटी की, एक बिज़नेस होता है स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। अगर 2026 या आने वाले वक्त की अगर हम बात करें, जैसा कि हर चीज़ की कीमतें भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं किधर जा रही है, तो इस साल या अगले साल अगर कोई इस बिज़नेस पे, गोट फार्मिंग में अच्छा इन्वेस्ट करता है, उसको उसमें कंसिस्टेंट रहता है, तवज्जो देता है, तो आपके मुताबिक क्या गोट फार्मिंग एक बड़े लेवल पे जा सकती है? अच्छा देखिए, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपका घर नहीं, गाँव नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, सूबा नहीं, पूरे मुल्क को चलाने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल। इतनी इसकी मार्केट में डिमांड है, लोकली भी इंटरनेशनली भी। गल्फ़ में मैं रहा हूँ, 12-13 साल मैंने गुजारे हैं। वहाँ बकरे का गोश्त दूसरे मुल्कों का, 10 मुल्कों का गोश्त एक लाइन में पड़ा हुआ होता है, उनसे 10 से 12 दिरहम पाकिस्तानी गोश्त महंगा है, मगर वो गोश्त दूसरे 24/7 मौजूद होते हैं। पाकिस्तानी एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2 घंटे मिलता है, क्योंकि सप्लाई पीछे से नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जो इस तरफ आएंगे लाखों करोड़ों कमाएंगे अगर मेहनत से, मुस्तकिल मिजाजी से, यकीन से काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, ये घर फैमिली नहीं, ये मुल्क को चला सकती है और रहती दुनिया तक। कोई भी खाने की चीज़ है, बिल्कुल ऐसे उसकी रहती दुनिया तक ज़रूरत रहनी है। फार्म बढ़ रहे हैं तो खाने वाले भी बढ़ रहे हैं। इवन के क़यामत जब करीब आएगी तो मुसलमान जब कोई तूर पहाड़ पर जाएंगे, तो ये रिवायात में भी आता है कि वो अपने रेवड़ के साथ जाएंगे, तो बकरियों के साथ लेके लोग पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो ईद आने में भी तकरीबन 2 हफ्ते ही रह गए हैं ग़ालिबन। जी जी। तो आपके पास ये जो बकरी की नस्ल है, तो ये बताएं कि इसका नाम क्या है, दूसरा ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में क्या बकरी का रेट चल रहा है और आप क्या दे रहे हैं? अच्छा, हमारे पास ब्रीडिंग के लिए मक्खी चीनी नस्ल की बकरियां होती हैं, पटेरी नस्ल की, सिंधी गुलाबी नस्ल की, टापरी और कामोरी, इन 4-5 ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं। अगर कुर्बानी की बात की जाए तो कुर्बानी पे नस्ल मैटर नहीं करती। हेल्दी जानवर होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए, उसकी एज पूरी होनी चाहिए, मतलब दोंदा एटलीस्ट होना चाहिए, तो वहाँ नस्ल मैटर नहीं करती। अगर नस्ल के हिसाब से आप मक्खी चीनी, पटेरी, सिंधी गुलाबी का बकरा लेंगे तो वो ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो आपको महंगे मिलेंगे। तो दोगले किस्म के, मिक्स किस्म के जानवर भी कुर्बानी के लिए अच्छे हैं और वो अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपसे रहनुमाई लेना चाहता है गोट फार्मिंग के हवाले से या विज़िट करना चाहता है, तो क्या इजाज़त है उनको? जी बिल्कुल, 24/7 लोग आते रहते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, फेसबुक के ऊपर भी पेज है, वहाँ पे भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस गोट फार्मिंग से रिलेटेड, स्पेशली हम नए फार्मर्स को टारगेट करके कि उनके जहन में जो सवाल होते हैं हम उनके जवाब डिटेल में दें। और फार्म पे भी जो विज़िट करना चाहता है आ सकता है। नॉर्मली मैं संडे वाले दिन फार्म पे होता हूँ, अगर ड्यूरिंग द वीक भी आ जाते हैं तो हमारे फार्म मैनेजर हैं, स्टाफ है, वो मौजूद रहते हैं, कभी भी विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अपने फार्म की लोकेशन समझा सकते हैं? जी, ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल का गांव है हस्ताल, वहाँ पर है, बलकसर इंटरचेंज से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे। इसके अलावा गूगल मैप पे भी अगर कोई सर्च करता है चकवाल गोट फार्म के नाम से, तो वहाँ भी लोकेशन हमारी अपडेटेड है जी।
चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा एक पूरा एपिसोड जो कि हमने किया माजिद शबीर भाई के साथ। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं चकवाल गोट फार्म को विज़िट करूंगा, या गोट फार्मिंग के हवाले से जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी इनको तजर्बा है, इनका तजर्बा आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि रैबिट फार्मिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गोट फार्मिंग रह गई थी, तो वो इससे बेहतर कि मैं बताता, मैंने ज़रूरी समझा कि एक एक्सपर्ट की राय आपके साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा अच्छी नीयत से। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।